नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आप लोगों को कुछ समय से लगातार जो निरंतरता थी वो टूट गई थी, क्लासें नहीं मिल पा रही थी। उसके कई सारे कारण थे। हमारे हिंदी वाले सर जो हैं, उनकी कुछ परीक्षाएं थी लगी हुई थी, वो उन परीक्षाओं में उनके कुछ रिजल्ट हैं जिनमें वो क्वालिफाई कर गए हैं, तो उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और कुछ स्वास्थ्य कारण भी थे, और अभी भी जैसे मैथ के सर हैं वो आ नहीं पा रहे हैं स्वास्थ्य कारण की वजह से। तो आज से जो जीएस की क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी, निरंतर रहेगी आप। और ये जो तंत्र टूटा उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, और अब ये तंत्र न टूट पाए इस पर हमारी जवाबदेही होगी। और ये लगातार क्लासेस जो है आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल जो थी वो लगभग कंप्लीट होने वाली है। कुछ ही क्लासें हैं जब हम आपसे कह देंगे कि आपने अगर ये सारे वीडियो अगर देखे हैं तो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल और यूपी SSC की किसी परीक्षा में बैठेंगे तो 100% इसी जो पढ़ाया गया है पाठ्यक्रम, इसी से सारा पाठ्यक्रम ही आएगा। इसके अलावा आपको बाहर किसी पुस्तक, किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वेदांत परिवार आपसे प्रॉमिस करता है। तो चलते हैं, आज हम बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आपने देखा होगा कि पीछे टॉपिक क्या था, और इस टॉपिक में हमने करंट और पुराना क्या हो सकता है, नया क्या हो सकता है, ये सब कुछ समाहित किया है। तो आज चलते हैं हम इस महत्वपूर्ण क्लास में। ये सभी छात्रों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ये जो डाटा है ये जल्दी लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डाटा। तो चलते हैं हम। उत्तर प्रदेश एक आर्थिक महाशक्ति का उदय, और यूपी का जो आर्थिक परिदृश्य है वो कैसा है, इसके बारे में व्यापक हम अध्ययन करते हैं। तो हम बच्चों चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। और जो उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जब से गद्दी पर बैठे, उन नई नई टारगेट रखे, और काफी सारे टारगेट उन्हें अचीव भी किए हैं। और आगे के लिए एक बड़ा टारगेट रखा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, वैसे ही योगी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट रखा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश है 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा, और ये 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था किस वर्ष बनेगा या लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है, ये आपका करंट भी हो सकता है और आपका वैकल्पिक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों 2029 जो है, उत्तर प्रदेश 2029 तक 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है। तो यूपी जो है इतना बड़ा तगड़ा टारगेट रखा है कि हमारी अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन की हो जाए। अब देखो, भारत कह रहा है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाए, और यूपी कह रहा है कि 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाए। यानी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अगर यूपी 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाता है तो यूपी का कितना योगदान होगा, आप इससे समझ सकते हैं। तो यूपी जो 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा वो 2029। आप बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठा लें इस बात को कि यूपी 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने, उसके लिए आप और हम सब लोग को योगदान दें, नए नए अवसर लाएं, नए क्षेत्र सृजित हों। तो ये कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे पाया ना जा सके। अगला है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। हम देखें, अगर इसमें देखो बच्चों, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत की राष्ट्रीय जो भारत की जीडीपी है, उस जीडीपी में उत्तर प्रदेश का आज की तारीख में कितने % योगदान है, तो 8% का योगदान है। कुल भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश 8% योगदान देता है। दूसरी बात देखें कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो विकास की दर है, उसमें उत्तर प्रदेश की विकास दर कितनी थी, तो विगत जो सरकारें थी वहां पर ये जो विकास दर थी वो 5.5 की थी उत्तर प्रदेश की। लेकिन सरकार ने काफी सारा इन्वेस्ट लाई है सरकार, और जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो माफियाओं पर सरकार की कार्रवाई है, उस कार्रवाई का ये असर हुआ है कि बाहरी जो निवेश दूसरे राज्यों को मिलता था वो उद्योगपतियों का निवेश यूपी को मिला है। डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े, चाहे वो कानपुर हो या झांसी हो, बहुत बड़ा निवेश हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में रक्षा से संबंधित। तो कई सारे कॉरिडोर बनाए गए हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लगातार श्रृंखला चल रही है एक्सप्रेसवे बनाने की। और ये सीरीज केवल योगी जी ने नहीं शुरू करी है, इसकी शुरुआत करने वाली थी बहन मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश और देश के भारत में पहली कोई दलित महिला सीएम थी।
फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाया अखिलेश यादव ने, अब इसको बड़ी तेजी से गति प्रदान कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सब ने एक एक अगर एक्सप्रेसवे बनाया तो योगी जी ने इसकी संख्या बढ़ा दी, काफी लंबी कर दी संख्या। तो हम अगर देखें कि उत्तर प्रदेश की जो विकास दर है, वो जो ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट कितने परसेंट हो गई है? 8.9% के आसपास हो गई है। अगला है दूसरा सबसे तेजी से अगर बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में भारत में वृद्धि करने वाला राज्य अगर देखें सबसे ज्यादा विकास दर किसकी है? वो विकास दर है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की अगर विकास दर देखें तो वो है 11.19। अगर हम बात करें कि हमारे उत्तर प्रदेश की विकास दर कितनी है तो 8.9% के आसपास है। तो यूपी विकास दर के मामले में सेकेंड नंबर पर है, पहले नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु है। फिर चलते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें किस क्षेत्र का कितने परसेंट योगदान है। तो अगर हम देखें कि प्राथमिक सेक्टर का योगदान कितना है, प्राथमिक सेक्टर में बच्चों क्या आता है? इसमें आ जाएगा आपका कृषि, इसमें आ जाएगा पशुपालन, इसमें आ जाएगा वानिकी, इसमें आ जाएगा मछली पालन आदि चीजें इसमें आ जाएंगी। और प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो है 16.8, या आप कह सकते हैं लगभग 17% का योगदान है हमारी जीडीपी में। अगर हम देखें द्वितीय सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र विनिर्माण में अगर देखें, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारत की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो यूपी में द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वो है लगभग 23% है। और फिर जो सबसे बड़ा योगदान देने वाला वो क्षेत्र है वो है सेवा सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं, इसे ही तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये योगदान जो है 55% से लेकर 60% सर्विस सेक्टर का योगदान है। तो सबसे बड़ा सेक्टर चाहे भारत की अर्थव्यवस्था में हो चाहे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हो, तो तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र है। जबकि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर सबसे ज्यादा योगदान जो था वो प्राथमिक सेक्टर का था। जब जब सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ता है तब तब प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। लेकिन किसी भी देश की जो प्रगति का विकास का जो घोतक होता है वो होता है सेकेंडरी क्षेत्र होता है। जितना ही विनिर्माण होगा, नया निर्माण होगा, उस देश में नए रोजगार उत्पन्न होंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, मानव विकास सूचकांक बढ़ेगा। तो किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति के विकास का घोतक जो है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। जब जब निर्माण होगा तो पक्का है रोजगार आएगा। अगले बच्चों चलते हैं, हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। प्रदेश के आर्थिक भूगोल को देखते हैं। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया गया है। वो 4 भाग कौन से हैं? पश्चिम में बांट दिया गया है, ये है पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी सेक्टर में बांट दिया गया। ये दूसरा है मध्यवर्ती, ये अवध वाला क्षेत्र, और एक है पूर्वी क्षेत्र, और एक है बुंदेलखंड का इलाका। ये 4 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है, जिसमें से कुछ जिलों को भी अपने अपने क्षेत्र के जिले बांट दिए गए हैं। पश्चिमी क्षेत्र में 30 जिले आते हैं, पूर्वी में 28 जिले आते हैं, केंद्रीय में आते हैं 10 जिले, और बुंदेलखंड में आते हैं 7 जिले। तो सबसे ज्यादा जो पिछड़ा आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक क्षेत्र से जो पिछड़ा इलाका है वो हमारा बुंदेलखंड का इलाका है, जहां पर अगर हम खनिज संपदा को देखें तो बहुमूल्य खनिज हैं, पर फैक्ट्रियों इंडस्ट्री के मामले में अगर देखें तो वहां पर इंडस्ट्री ना के बराबर है। तो बहुत ही पिछड़ा इलाका है इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से, आर्थिक दृष्टि से ये पिछड़ा इलाका है। और राज्य में 19 विशेष आर्थिक जोन में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश में कुछ आर्थिक जोन कितने हैं? तो इनकी संख्या कितनी है? 19 है। अगला चलते हैं, क्षेत्रीय प्रदर्शन और शिखर में क्या क्या है उसको भी देखते हैं। तो सबसे अधिक अगर देखें प्रति व्यक्ति आय जो है हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दिल्ली से सटा इलाका, भारत का सबसे, यूपी का सबसे साक्षर जिला, यूपी में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, ये सब खूबियों के साथ है, अच्छाई और बुराई के साथ, वो है गौतम बुद्ध नगर। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले स्थान पर है गौतम बुद्ध नगर। अगर बात करें कि रोजगार, जब रोजगार आएगा तो प्रति व्यक्ति आय पक्का है बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि भी लेकर आएगी। आपकी नौकरी लगेगी, जैसे तैयारी करते हैं, तो आपके इनकम बढ़ेगी, परिवार के लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आर्थिक विकास आएगा, आर्थिक समृद्धि आएगा, स्वास्थ्य, संचार जैसी सुविधाएं जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी।
तो रोजगार प्रदान करने वाला सबसे ज्यादा यूपी में कौन प्रदान कर रहा है? गौतम बुद्ध नगर। अगर आपको याद ना रहा हो तो यहीं पर है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब जिसे नोएडा के नाम से जानते हैं, और इसी नोएडा पर गौतम बुद्ध नगर पर बन रहा है एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। तो गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि नोएडा कोई जिला नहीं है, गौतम बुद्ध का ही भाग है। उद्यमों की संख्या के मामले में अगर देखें कि फैक्ट्रियों इंडस्ट्रियों के मामले में पहले स्थान पर कौन है, तो वो है गाजियाबाद है। अगर हम देखें न्यूनतम मामला कहां पर है, कहां पर इंडस्ट्री जो है कमजोर है, तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है वो है बलरामपुर। बलरामपुर गोंडा के बगल वाला। और रोजगार प्रदान जो सबसे कम करने वाला जिला है, वो सबसे कम रोजगार वाला जिला है, वो है चित्रकूट बुंदेलखंड का, जहां पर भगवान राम ने वनवास के अधिकतम समय उन्होंने व्यतीत किया चित्रकूट में, संतों की नगरी। उद्यम की संख्या की बात करें, उद्यम की संख्या प्रति किलोमीटर में अगर देखें तो ऐसा जिला कौन सा है? सोनभद्र जिला है। बच्चों चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। रोजगार का आधार कृषि और हथकरघा, ये दोनों देखते हैं कहां संबंधित है। तो प्रदेश में जो सबसे ज्यादा रोजगार आता है वो प्राथमिक सेक्टर से आता है, अर्थात कृषि से आता है। हमारे उत्तर प्रदेश की जो 55 से 60% आबादी है वो कृषि पर डिपेंडेंट है, तो कृषि सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग जो है, कृषि के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? हथकरघा रोग आता है। कृषि के बाद कौन सा रोजगार आता है? वो है हथकरघा, दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर वही भी क्या है? कृषि का स्थान है। अब कुछ है हथकरघा को प्रभावित करने वाले, जैसे दीनदयाल योजना जो है वो किससे संबंधित है? हथकरघा उद्योग से संबंधित है। जनश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना ये भी हथकरघा पावरलूम श्रमिकों के लिए योजना चलाई गई है। तो दीनदयाल योजना, जनश्री बीमा योजना का संबंध किस उद्योग से है? हथकरघा। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग में कौन सा आता है? हथकरघा आता है। पहले नंबर पर क्या है? तो वही कृषि हमारी। उत्तर प्रदेश के कुछ औद्योगिक जिले हैं जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कौन से जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस सीरीज में एक चीज और देख लेते हैं। तो अगर चिकनकारी जो कपड़ों पर करी जाती है, ये कोई मीट मसाला मुर्ग मुसल्लम वाली बात नहीं है, ये चिकनकारी जो वस्त्रों पर करी जाती है, इसका संबंध किससे है? लखनऊ से है। दूसरा है कालीन के लिए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है सबसे कम वनावरण वाला जिला भदोही और मिर्जापुर। भदोही और मिर्जापुर जो है वो कालीन के लिए बेहद प्रसिद्ध है। काठ नक्काशी, जो लकड़ी का काम होता है उसकी नक्काशी का काम होता है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जिसका नाम है सहारनपुर। आपको कमेंट में उत्तर देना है सहारनपुर कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है। चलते हैं मुरादाबाद और बनारस जो पीतल की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मुरादाबाद को तो पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मुरादाबाद के अलावा अगर पीतल की कहीं पर नक्काशी करी जाती है पीतल के बर्तनों पर, वो है बनारस आपका, जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियों का शहर, चूड़ियों के लिए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर। बांसुरी, बांसुरी चली आओ तुझे होठों का निमंत्रण है, ये प्रसिद्ध पंक्ति आजकल जो छाए रहते हैं कुमार विश्वास जी की है। और बांसुरी जो है वो भगवान कृष्ण बहुत अच्छे बजाते रहे। तो पीलीभीत जिला जो है उत्तर प्रदेश का, यहां पर फुलहर झील है और यहां पर बांसुरी के लिए यह प्रसिद्ध इलाका है। बांसुरी यहां पर बनाई जाती है और बजाई भी जाती है। अगला है इत्र, ये इत्र नगरी जो कन्नौज है, जो राजा जयचंद की नगरी है। तो जो कन्नौज है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों आपको, आपने अगर उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़ी हैं, गंगा का तंत्र पढ़ा है, तो आपको फिर से एक प्रश्न है आपसे कि कन्नौज किस नदी के संगम पर बसा हुआ है? कन्नौज किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? आपको उत्तर देना है। कागज के उद्योग के बारे में बात करें तो फिर से वही शहर, कागज उद्योग के लिए अपने उत्तर प्रदेश में सहारनपुर बेहद प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तन की बात करें तो ये खुर्जा, खुर्जा प्रसिद्ध है। और रबर के लिए बात करें तो मोदी नगर, मोदी नगर पड़ता कहां पर है? तो मोदी नगर गुजरात में नहीं बल्कि ये गाजियाबाद में है। जरी और जरी, जरो दोजी, ये जो है
कढ़ाई और बुनाई से संबंधित है। और ये कहां पर प्रसिद्ध है? ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में बरेली और रामपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जरी, है ना। अगला है उर्वरक। उर्वरक जो हमारे उत्तर प्रदेश में है वो बरेली के आंवला क्षेत्र में है। तो उर्वरक खाद कारखाने कहां पर हैं? बरेली में। अगला चलते हैं प्रदेश के प्रमुख कारखाने और उत्पादन केंद्र। तो तेल शोधन फैक्ट्री जो उत्तर प्रदेश में केवल एक है, वो भी कहां पर है? मथुरा में। यूपी में केवल एक तेल रिफाइनरी है, वो भी कहां पर है? मथुरा में। ताजमहल का बदरंग होने का एक कारण भी क्या है? मथुरा की तेल रिफाइनरी। दूसरा अम्लीय वर्षा। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। जूट कारखाना कहां पर है? जूट कारखाना है कानपुर और गोरखपुर में है। कानपुर में और गोरखपुर में। गीता प्रेस कहां पर है बच्चों? कमेंट करके बताना है आपको। सीमेंट कारखाना, सीमेंट बनाने का कारखाना। सीमेंट जो मिलती है वो एक इलाका है हमारे मिर्जापुर में, उसका नाम है चुर्क और डल्ला। ये चुर्क, डल्ला, चुनार, ये जो इलाके हैं कहां पड़ते हैं? ये मिर्जापुर में पड़ते हैं। ये चुनार का एक किला, एक पुस्तक है, एक बड़ी कॉमिक्स टाइप की एक सीरीज निकाली देवकी नंदन खत्री जी द्वारा, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। उसमें इस किले का बहुत ही, इसमें ही तिलस्म का उल्लेख किया गया है। तो ये बड़ा ही प्राचीन है। ये बिहार और यूपी के बॉर्डर पर है। इस पर पहली बार जो शासन करके प्रसिद्ध हुआ था वो आदमी था शेरशाह सूरी। अफीम का कारखाना ये है गाजीपुर। आपने देखा होगा एक सीरीज आई थी जिसका नाम है मिर्जापुर, है ना, उसे अफीम नगरी भी कहते हैं। तो अफीम का कारखाना कहां पर है? गाजीपुर में है। ये पूर्वांचल जो है काफी बेहद प्रसिद्ध है। ये तस्करी के लिए, अफीम बेचने के लिए, खरीदने के लिए। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड अगर देखें तो भीमराव अंबेडकर कृत्रिम अंग निर्माण जो कारखाना है वो कहां पर है? कानपुर नगर में है। कृत्रिम रबर कारखाना, ये कृत्रिम रबर कारखाना भी मोदी नगर अभी बताया हमने कहां पर है, तो ये गाजियाबाद में है। उर्वरक कारखाना फिर से आपको बताते हैं, यूरिया हो या खाद से जुड़ा हुआ कोई भी तंत्र पूछे तो ये कहां पर है? बरेली में है। अपने आपके कानपुर में भी था लेकिन इस समय कई वर्षों से ये बंद चल रहा है। चांद छाप यूरिया का जो कारखाना था ये कानपुर में है। यूरिया उर्वरक कारखाना ये गाजीपुर में है। बारूद फैक्ट्री, अभी आपने पढ़ा होगा यूरेनियम के जो भंडारण है उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोजे गए हैं? तो वो जिला है ललितपुर। केवल एक जिले से सीमा बनाने वाला जिला है ललितपुर। मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा जिला ललितपुर है। तो बारूद फैक्ट्री कहां पर है बच्चों? ललितपुर में है। चलते हैं हम अगले स्लाइड पर और देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ अनुसंधान केंद्र देखते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग की स्थापना कब करी गई थी? 1935 में। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड ये कब बनाया गया? 1971 में बनाया गया। इन्हें आप नोट करना है और इनको एक बार में ही तैयार कर लेना है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद है, ये उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री के क्षेत्र से आता है, उनका गृह जनपद है। आप लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है। ये शाहजहांपुर में है। गन्ना शोध एवं बीज संवर्धन केंद्र है, शाहजहांपुर में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र, उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? शाहजहांपुर पर है। और भारतीय गन्ना भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में है। और गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान बच्चों कहां पर है? ये कोयंबटूर में है। भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान ये है तमिलनाडु के कोयंबटूर जिला। अगला है उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान, ये कहां पर है? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, बनाया गया था 1975 में। उत्तर प्रदेश गन्ना समिति लिमिटेड 1949 में बना और ये लखनऊ में है। बच्चों फिर से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो भारत सरकार एमएसपी जारी करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, तो भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है कितनी फसलों के लिए? 22 फसलों के लिए जारी करती है। इसमें से रबी की फसलें बात करें तो रबी की फसलें हैं 14 और
खरीफ की फसलें जो हैं वो हैं 6, और एक फसल है नारियल और एक है जूट। ये 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन गन्ना के लिए उचित एवं लागत मूल्य जारी किया जाता है। तो वह कौन सी फसल है जिसके लिए उचित एवं लागत मूल्य जारी करते हैं? वो है गन्ना। आर्थिक विकास के संचालक प्रमुख औद्योगिक संस्थान, उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का सेंटर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? कानपुर में है। अगला उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम, ये भी कहां पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, वो भी कहां पर है? लखनऊ में। बुंदेलखंड विकास निगम की स्थापना हुई थी 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? झांसी में है। तो आप जैसा उपयुक्त देख रहे हैं, जो आपको लिखाए गए हैं उसमें से ज्यादातर सेंटर क्या है? वो आपके कानपुर में है। भारत का जो उत्तर भारत का जो मेन चेस्टर है वो कानपुर है। कानपुर उद्योग के क्षेत्र में बड़ा ही पुराने समय से नाम है, और काफी जो यूपी में राजस्व इकट्ठा होता है वो कानपुर सेकंड नंबर पर है। फैक्ट्रियों के मामले में कानपुर देखा होगा बहुत प्रसिद्ध है। चमड़े के मामले में कानपुर का आगरा और कानपुर पहले नंबर पर है। अगला है कुछ प्रमुख योजनाएं। निवेश मित्र योजना जो है ये चलाई गई थी 2009 में, मायावती की सरकार द्वारा चलाई गई योजना। इसमें एकल खिड़की व्यवस्था में निवेश को और सुगम कर देता है, यानी कोई भी उद्योग परिषद का व्यक्ति या कोई भी इंडस्ट्रियल व्यक्ति अपना यूपी में निवेश करना चाहे तो उसको बहुत सारे चक्कर नहीं लगाने हैं। उसको इंडस्ट्री अगर खोलनी है तो केवल एक ही लखनऊ पहुंचे और परमिशन मिल जाएगी, ऐसी व्यवस्था करी गई। उद्योग बंधु योजना, ये औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करने के लिए, पहले कोई भी इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस और परमिट लेने में बहुत समय लगता था, तो वो समय कम लगे, एक साथ सारे काम हो जाएं, इसके लिए यह योजना चलाई गई। पूर्वांचल विकास निधि योजना, ये पूर्वांचल विकास निधि योजना जो चलाई गई 1990-91 में। बुंदेलखंड निधि योजना, ये दोनों एक साल चलाई गई थी 1990-91, क्योंकि ये दोनों ऐसे क्षेत्र थे जो पिछड़े हुए थे। बुंदेलखंड जल की समस्या और अपने भौगोलिक रूप के कारण पिछड़ा हुआ इलाका था, जबकि पूर्वांचल अगर देखें तो ये पूर्वांचल एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकता था, परंतु वहां पर ज्यादातर जो थे गुंडे और मवालियों के लिए प्रसिद्ध इलाका था। माफियाओं का कब्जा था जो फैक्ट्रियां चलने नहीं देते थे, हफ्ता वसूली होती थी, रोज मारकाट होती थी, टेंडर और ठेके के लिए रोज लड़ाई झगड़े होते थे। इस कारण ये योजना चलाई गई। अब उत्तर प्रदेश से लगभग ये स्थिति काफी जो भयावह थी वो समाप्ति की ओर है। राजस्व विभाग की बात करें तो कुल व्यापारिक जोन जो है वो है उत्तर प्रदेश में 20। सर्वाधिक कर संग्रह अगर करता है वो है लखनऊ, फिर उसके बाद करता है कानपुर। न्यूनतम कर संग्रह जो आता है वो झांसी से आता है। पिछड़ापन जो है वो बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा है। अगला है कुछ फिर से इसमें रिवाइज कर लेते हैं, कुछ परीक्षा उपयोगी पॉइंट हैं जिनको फिर से एक बार ध्यान दे लेते हैं। उत्तर प्रदेश बनेगा 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, पर ये 1 ट्रिलियन का लक्ष्य जो है वो किस वर्ष प्राप्त किया जाएगा? तो वर्ष है 2029। ये दिमाग में रखना है, 2029 में उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत की जीडीपी में अगर उत्तर प्रदेश का योगदान पूछे तो वो है 8% योगदान है। यूपी के प्रेजेंट टाइम में अगर ग्रोथ रेट देखे तो वो है 8.9। तो भारत में यूपी के आगे केवल एक राज्य है, वो है तमिलनाडु, जिसमें 11% की ग्रोथ रेट है, और हमारा उत्तर प्रदेश दोहरे अंकों में पहुंचने वाला है जल्द ही। प्रमुख क्षेत्र अगर बात करें तो हमारे यहां सबसे ज्यादा योगदान किसका है? थर्ड सेक्टर का, तृतीय क्षेत्र का है। अगला अगर देखें सर्वाधिक रोजगार देने वाला है वो कृषि, और कृषि के बाद हमने बताया था कि क्या है? हथकरघा है। शीर्ष जिला सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय में अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर है। पिछड़ा जो इलाका है वो बुंदेलखंड है। कांच नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को। पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को। वित्तीय निगम का मुख्यालय जो है फिर से बता रहे हैं, वित्तीय निगम का मुख्यालय कहां पर है? कानपुर में है। तो आज की क्लास में जो था
हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली थी और आपके लिए क्लास ठीक टाइम से आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को हर छात्र तक पहुंचाएं, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी लोगों का देखने के लिए, वॉच के लिए धन्यवाद।